Hello and very good morning to all of you. Is it audible properly? Is that audible? Good morning, Chelsea, Jafinankar, Kanvita, Manu, Urvi, Javneet. Kindly tell me and let me know, is that audible? Good morning, beta. Good morning, Chelsea. So shall we start now? Any doubt regarding the previous lecture? Okay. So yesterday we have completed, I think we have completed Humayun, Saif Sasuri, we have completed, good morning Adarsh, we have completed Jahangir, right? And from today we will have to start the Shahjahan, right? No? Jahangir tak humne kar liya tha, and from today we have to start from the Shahjahan, right? So is there any doubt regarding the previous lecture or shall we start? We can start. Any doubt? Okay. So after Jahangir के टाइम पे व्हाट वी हैव लर्न कि जहांगीर की जो वाइफ थी वो थी मेहरुन निसा. तो मेहरुन निसा को जहांगीर ने जो टाइटल दिया था वो था नूरजहां का. सो नूरजहां इज द एम्बिशियस लेडी. वो क्या करती थी? इनडायरेक्टली रूल करती थी. जैसे पॉलिटी में एक टर्म पढ़ा था ना, डी ज़ीरो और डी फैक्टो. सारे अथॉरिटी होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, लेकिन सिर्फ कंसेंट देने की अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास. सेम वे आप जहांगीर में इमेजिन करो कि सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, सारी पॉलिसी फॉर्मेशन एक्चुअली नूरजहां अपने अकॉर्डिंग करती थी और इनडायरेक्टली केवल साइन या जो होता है ना कंसेंट, वो जहांगीर दे देते थे. तो जहांगीर के जो बेटे थे, एक तो हमने कल नाम लिया था खुसरो और दूसरा जो है खुर्रम. तो खुसरो को गुरु अर्जुन देव जो सिखों के फिफ्थ गुरु थे वो सपोर्ट करते थे कि जहांगीर के इन द प्लेस ऑफ जहांगीर खुसरो शुड बी द रूलर. तो उसने एक तो अपने बेटे को इम्प्रिजन किया और जो सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव उनको भी बीहेड कर दिया था. आफ्टरवर्ड्स जो आपके शाहजहां है, इनका नाम था खुर्रम. ठीक है, खुर्रम. तो आप जब खुसरो नहीं रूल कर पाते हैं तो खुर्रम को लगता है आई शुड बी रूलर. एंड जो खुर्रम थे वो ही इज एक्चुअली अ वेरी वेरी ब्रेव काइंड ऑफ प्रिंस. बहुत ब्रेव प्रिंस रहते हैं. इवन अकबर के टाइम पे जो राजपूत राणा रहते हैं मेवाड़ के, उनको विन नहीं किया जा सकता था. वो विन नहीं हो पाए थे अकबर के टाइम. तो अकबर ने तो क्या किया था कि मैरिज करके, हमने अकबर के टाइम पे पढ़ा था कि बहुत सारी उससे मैरिज करी थी. तो उससे क्या हुआ था कि जो राजपूत लोग हैं उनको की पोस्ट दे दिया गया था, जिससे कि राजपूत सेटिस्फाई हो जाए और आराम से मुगल जो डायनेस्टी है वो रूल कर पाए और राजपूत उनको कभी भी डिस्टर्ब ना करे. लेकिन शाहजहां जो खुर्रम रहते हैं, खुर्रम वाज सच अ ब्रेव पर्सन कि वो जो मेवाड़ के राजपूत हैं उनको भी ये विन कर लेते हैं. तो नूरजहां को लगता है कि जो मेरे एम्बिशन उनका क्या. तो इससे जो है खुर्रम के अगेंस्ट बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी की थी, बहुत कॉन्स्पिरेसी करी कि खुर्रम वो जो है रूल में ना आ पाए. लेकिन एट लास्ट क्या होता है कि जब इसकी जहांगीर की डेथ हो जाती है, जहांगीर की डेथ के बाद खुर्रम ने उसको रिप्लेस किया और ये खुर्रम ने टाइटल होल्ड किया शाहजहां का. ठीक है, यही जो खुर्रम है इन्होंने जो टाइटल होल्ड किया है वो है शाहजहां का. ठीक है, तो अगर खुर्रम आता है तो भी नाम है शाहजहां, और अगर शाहजहां करके क्वेश्चन आता है तो आप समझ ही जाओगे. अदरवाइज इनका नाम खुर्रम था और इन्होंने टाइटल होल्ड किया था शाहजहां का. अब ये जो शाहजहां होते हैं ये बेटे किसके होते थे? मेहरुन निसा और जहांगीर के बेटे की है. अब जहांगीर की भी बहुत सारी शादियां होती है. तो एक राजकुमारी राजपूत प्रिंसेस, क्योंकि राजपूतों से तो इन लोगों का यही था मुगलों का कि राजपूत जो है वो बहुत ब्रेव थे, तो उनको विन करना बहुत मुश्किल था. तो जो ये मुगल डायनेस्टी रहती है, मुगल सल्तनत रहती है, वो क्या करती थी? राजपूतों से मैरिज एस्टैब्लिश करके अपने रूल को बढ़ाती है. तो एक राजपूत प्रिंसेस होती है मारवाड़ की. मेवाड़ और मारवाड़, ये जो आप ज्योग्राफी अगर किंग बनने के बाद टाइटल मिलता है, नहीं दे एक्चुअली होल्ड, है ना. जो किंग बनने के बाद टाइटल मिलता नहीं है, ये लोग क्या करते हैं किसी जहांगीर उससे जो है अपने टाइटल को होल्ड करते हैं. वो खुद से अपने टाइटल होल्ड करते हैं. ठीक है, वो अपना टाइटल, ये जो है जो भी शाहजहां हो गए आपके, या आपने अशोका के नाम पे सुना होगा, अशोका ने एक टाइटल होल्ड किया था देव नाम प्रियदर्शी, है ना. तो इस तरह प्रोक्लेम एक्चुअली इससे क्या होता है ना कि अब जैसे किसी का नाम है, मान लो कि आपका नाम आदर्श है और इसके पहले लगा दो जिले आदर्श. ठीक है, अब ये हो जाएगा कि भगवान के दूत आदर्श हमारे क्लास में बैठे.
तो दी काइंड ऑफ मतलब थिंग दे होल्ड। इससे क्या होता है कि जो थिंग होता है ना उसकी वो अपने को क्या करते हैं कि एडवर्टाइज करते हैं मास में, ठीक है, तो मास में जो है उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, दैट्स व्हाई दे होल्ड दीस काइंड ऑफ टाइटल्स, राइट। अब क्या बताते हैं, हाँ, तो राजपूत लोगों से वो क्या करते हैं, राजपूतों को क्योंकि वे नहीं कर पा रहे थे तो उनसे मैरिज मैट्रिमोनियल रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो जहांगीर की भी जो एक में आपने ज्योग्राफी में एक टर्म देखा होगा, जो यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे ठीक है, बीच में अरावली है, बीच में अरावली माउंटेन है, उस अरावली की एक तरफ मेवाड़ है, दूसरी तरफ मारवाड़ है। तो मेवाड़ और मारवाड़ में हमेशा ही क्या है, मेवाड़ और मारवाड़ में हमेशा जो है राइवलरी रही है। तो इस राइवलरी का इन्होंने यूज किया था। तो अब मेवाड़ से जिनका युद्ध चल रहा था, वो हल्दी घाटी का वॉर चला है, और आपका बाद में शाहजहां पे इसको विन करते हैं। तो मारवाड़ और मेवाड़, तो मारवाड़ को अगर हम अपनी तरफ कर लेंगे तो मेवाड़ अकेला हो जाएगा। तो इसने क्या किया था, सलीम ने यानी कि जहांगीर ने मारवाड़ की प्रिंसेस रहती है जगत गोसाई, तो जगत गोसाई से इनकी शादी हो जाती है मारवाड़ की प्रिंसेस से, जगत गोसाई से जो मैरिज हुई थी, और उनसे इनका जो बेटा होता है वो है खुर्रम यानी कि शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां की जो मदर है एक्चुअली शी इज द राजपूत प्रिंसेस, और आपकी सलीम यानी कि जहांगीर की मदर भी चौथा भाई हरखा भाई, वो भी क्या है, वो भी एक राजपूत प्रिंसेस है। तो अब शाहजहां में क्या क्या समझना है कि एक तो सलीम के बाद यानी जहांगीर के बाद जिसने थ्रोन होल्ड करी है वो है खुर्रम, जिन्होंने टाइटल होल्ड किया शाहजहां का। इनकी जो मदर है वो मारवाड़ की प्रिंसेस है जिनका नाम है जगत गोसाई। फिर आपने नूरजहां के टाइम पे हमने एक नाम पढ़ा था कि नूरजहां क्या करती है, जो महरुनिसा होती है वो क्या करती है कि वो अपने फैमिली के लोगों को अपने एम्बिशन फुलफिल करने के लिए जो अपने फैमिली के उसके भाई होते हैं, अपने फादर को एक की पोस्ट देने की कोशिश करती है। तो नूरजहां का जो भाई होता है आसफ खान, नूरजहां का भाई है आसफ खान, इसको नूरजहां ने जो टाइटल दिया था वो दिया था खाने समन का, आसफ खान को टाइटल दिया था खाने समन का। तो आसफ खान की बेटी होती है अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेडी। तो इससे जो है शाहजहां ने मैरिज की थी, और आफ्टर मैरिज अर्जुमंद बानो बेगम को इसने टाइटल दिया था मुमताज महल का, और उन्हीं मुमताज महल के नाम पे आपका जो आगरा में फोर्ट है वो है ताजमहल, ठीक है। तो एक्चुअली जो मुमताज महल है इनका नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, ये महरुनिसा के भाई की बेटी थी, ठीक है, आसफ खान के भाई की बेटी थी। तो आसफ खान के भाई की बेटी से शाहजहां ने मैरिज की, और इनको जो टाइटल दिया वो मुमताज महल का टाइटल दिया, ठीक है। इवन आप महरुनिसा के के फादर होते हैं एतमादुद्दौला, ये भी शायद हमने कल डिस्कस किया था। तो एतमादुद्दौला का जो वो बनवाया है महरुनिसा ने, जो मतलब मुगल ट्रेजरी रहती है, मतलब उस ट्रेजरी का यूज करके, मुगल फंडिंग का यूज करके इसने वो जस्ट अ नॉर्मल काइंड ऑफ पर्सन उसका भी मकबरा बनवा दिया। और आप देखो अगर कभी आप विजिट करो तो उस प्लेस को, उसको कभी कभी सेकंड ताज भी कहते हैं कि वो भी व्हाइट मार्बल का यूज करके पूरा बनवाया गया एतमादुद्दौला का मकबरा। क्यों? क्योंकि वो अपने फादर को फेमस करना चाहती थी, खुद को फेमस करना चाहती थी, तो उसने अपने फादर का इतना कीमती मकबरा बनवाया है। और अगर एक टर्म आप याद रख सके तो याद रखिएगा पिट्रा ड्यूरा। पिट्रा ड्यूरा क्या है, एक टेक्निक है, पिट्रा ड्यूरा इज अ टेक्निक ऑफ पेंटिंग जिसका यूज किया गया है एतमादुद्दौला के मकबरे में। वो जैसे कि फूल जो ये फ्लावर्स होते हैं और ये जो लीव्स होती हैं, पत्थरों पे तराशी करके फ्लावर्स को, कलरफुल पत्थरों का यूज करके जो है फ्लावर्स बनाए गए हैं पूरे इसमें पूरे बिल्डिंग में। तो उस टेक्निक को एक्चुअली कहते हैं पिट्रा ड्यूरा। बाद में शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया है तो ताजमहल में भी पिट्रा ड्यूरा का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। तो आप जब अंदर जाकर देखोगे ताजमहल की पूरी जो वॉल है ताजमहल की, उसमें बहुत ब्यूटीफुल नक्काशी की गई है। तो वो इसी पिट्रा ड्यूरा टेक्निक का यूज करके की गई है। तो अगर क्वेश्चन आता है पिट्रा ड्यूरा क्या है, तो इट्स अ टेक्निक ऑफ पेंटिंग जिसकी हेल्प से नक्काशी की जाती है, ठीक है। तो शाहजहां ने मैरिज किससे की, अर्जुमंद बानो बेगम से, और अर्जुमंद बानो बेगम कौन है, आसफ खान की बेटी, ठीक है। अब इन्हीं को जब आप मतलब अगर आपको पता हो तो शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम के 18 बच्चे होते हैं, 18, ठीक है। तो जब ये लास्ट डिलीवरी कर रही थी मुमताज महल, तो उसी में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और जब इसकी डेथ हो जाती है मुमताज महल की, तो शाहजहां क्या हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, और उनके ऑनर में
ताजमहल बनवाते कंस्ट्रक्ट कराते हैं। और अपार्ट फ्रॉम इट जो शाहजहां को जाना जाता है उसके आर्किटेक्चर के लिए। तो हमने पढ़ा था कि अगर एक्सपेंडिज्म की बात हो तो अकबर का जो टाइम है दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द मुगल डायनेस्टी। लेकिन अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में शाहजहां का जो टाइम पीरियड है दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल डायनेस्टी। और पेंटिंग की बात करें तो जहांगीर का जो टाइम है दैट इज द गोल्डन पीरियड। अब शाहजहां की जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली इन्होंने व्हाइट मार्बल का यूज किया। जहां जितने भी आप शाहजहां के ज्यादातर जो भी बिल्डिंग्स बने हैं उसमें क्या यूज किया गया है, व्हाइट मार्बल का। ठीक है, व्हाइट मार्बल्स का यूज किया गया है। और इसीलिए कहते हैं व्हाइट मार्बल्स थोड़े से थोड़े रिच मतलब ज्यादा पैसे रखते हैं वो उसको उसकी जब बिल्डिंग को फ्लिप करने के लिए, क्योंकि व्हाइट मार्बल्स को माना जाता है सॉफ्ट है। तो जब उस पर तराशनी की जाती थी तो जो मार्बल थे वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होते थे। तो इसमें बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे, बहुत नक्काशी के साथ काम होता था। तो ऐसा भी हुआ कि आर्किटेक्चर में इतने ज्यादा शाहजहां ने पैसे लगा दिए कि जो इसका अगला रूलर आएगा, इसका बेटा औरंगजेब के पास इतने पैसे ही नहीं बचते हैं कि वो ठीक से रूल कर पाए। और जो अकबर के ज्यादातर आप आर्किटेक्चर देखोगे तो अकबर ने रेड सैंडस्टोन का यूज किया है। ठीक है, अकबर के ज्यादातर आर्किटेक्चर में रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है। लेकिन शाहजहां की जो भी आर्किटेक्चर है इसमें व्हाइट मार्बल्स का यूज किया गया है, पीटर ड्यूरा टेक्निक का यूज किया गया है। इसलिए बिल्डिंग्स तो इतनी सुंदर बनी है कि मतलब जो इंडिया की कहते हैं इंडिया इज नोन फॉर इट्स कल्चर एंड हेरिटेज। तो ये जो गिफ्ट है शायद शाहजहां ने हमें इतने गिफ्ट दिए हैं, इतने सारी चीजें इतनी नक्काशी के साथ बनाने की जो हमारा जो टूरिज्म है, तो टूरिज्म जो सेक्टर इन्हीं की वजह से, ये जो मुगलिया हेरिटेज है उनको देखने की वजह से बहुत ज्यादा रिच है इंडिया का। ठीक है, इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो अपार्ट फ्रॉम ताजमहल इनकी कुछ बिल्डिंग्स के नेम जो हमें याद रखते हैं। एक तो रेड फोर्ट तो खैर वो तो लाल पत्थर का यूज किया गया है, रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है। रेड फोर्ट के बिल्कुल सामने जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद जो भी आपके शाहजहां ने बनवाई है। और जामा मस्जिद आप देखो तो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, उसके बाद फिर शालीमार गार्डन बनवाया है, मोती मस्जिद बनवाई है। ठीक है, ये और जो फतेहपुर सीकरी, अकबर ने एक पूरा शहर बनवाया था फतेहपुर सीकरी में जो मोती मस्जिद वगैरह है, मोती मस्जिद बनवाया है आपके शाहजहां ने। बेसिकली आपको याद रखना है पिकअप थ्रोन। ठीक है, पिकअप थ्रोन जिसपे ये बैठते थे मुगल जो राजा, मतलब मुगल डायनेस्टी के जो राजा थे, शाहजहां से शुरू हुआ। तो ये लोग उस सिंहासन पे बैठते थे, अपनी बातें बताते थे लोगों को। तो मयूर सिंहासन और आपका कोहिनूर, ये दोनों इस तरह ब्रिटिश की जो म्यूजियम है, ये इन्हीं के लिए जो है इंडिया बात करती रहती है ब्रिटेन की गवर्नमेंट से कि हमारा जो पिकअप थ्रोन है और जो हमारा कोहिनूर है वो हमें रिटर्न किया जाए। तो पिकअप थ्रोन किसने बनवाया है, आपके शाह पिकअप थ्रोन बनवाया है। इसको याद रखिएगा। दूसरा आपका ताजमहल तो आपको याद ही रहेगा। तो ये दोनों जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी शाहजहां ने की है। ठीक है, अब ये देखो मैंने कल जो है एक्चुअली पीपीटी शेयर करती थी और आपकी ये नेम्स मेंशन नहीं है। तो अभी इसको थोड़ा सा एडिटिंग करने में टाइम लग रहा था। तो जितना भी मुगल्स का है तो मैं एडिट करके, आज अभी तक मैंने पीपीटी शेयर नहीं की है, एडिट करने के बाद आई विल शेयर द कंप्लीट पीपीटी, जिसमें कि जितने भी ये पिक्चर्स है उनके नीचे आई विल मेंशन दैट्स नेम एंड देन आई विल शेयर इट टू यू। ओके, वैसे ये आपका ये तो रेड फोर्ट है, ये आप ताजमहल देख ही रहे हो। ठीक है, और ये जो है ये जो है वो है मोती मस्जिद है आपका। तो इसको आई विल मेंशन इट्स नेम एंड देन आई विल शेयर इट टू यू, राइट। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वो है औरंगजेब। एनी डाउट रिगार्डिंग शाहजहां, कुछ पूछना है आपको? अनिमेश, चेल्सी, जासुलांकर, मैम ईयर और मेंशन कर देना आप जब बनाया गया था। ओके ओके, आई विल मेंशन। एक्चुअली अब जैसे कि मैं ये मेंशन कर दूंगी कि ईयर आपको पूछेगा नहीं, तो अगर आप ईयर भी आपके सामने रहेगा तो आप उन चीजों पे फोकस करोगे जो पूछा नहीं रहेगा। आई विल मेंशन कि ये क्या है और ये किस किंग ने बनवाया है ना, ये किस किंग ने, जैसे कि अगर ये अब ये रेड फोर्ट है, ये शाहजहां ने बनवाया, तो आई विल मेंशन कि दिस इज द रेड फोर्ट एंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। इज दैट गुड? इज इट ओके? है ना, ईयर तो नहीं पूछेंगे, वो किस किंग ने बनवाया है ये पूछेंगे। ठीक है, तो आई विल मेंशन द नेम ऑफ द किंग। अब आ जाते हैं हम औरंगजेब पे। औरंगजेब जो है वो थर्ड सन है। अब ये भी है कि जो औरंगजेब है सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड कहते हैं, डिस्प्यूटेड जो मुगल बादशाह है वो औरंगजेब है। आज तक इसको
क्यों इतना डिस्प्यूटेड माना जाता है कि जो ये क्या था अकबर के टाइम पे इन लोगों की जो पॉलिसी थी वो सेक्युलर हो गई थी, ठीक है। सेक्युलर मतलब कि जितना ये मुस्लिम्स को सपोर्ट करते थे उतना ही ये लोग हिंदुओं को भी सपोर्ट करते थे। हिंदुओं के लिए भी एक मतलब कहते हैं नरम पॉलिसी बनाई जाने लगी थी। जजिया जो टैक्स था, पिलिग्रिमेज टैक्स, इसको अकबर ने अबॉलिश कर दिया था और बाद के जो रूलर्स हैं आपके जहांगीर, शाहजहां, उन्होंने भी इस चीज को क्या करा था, कंटिन्यू करा था। लेकिन अब वैसे तो जो हिस्टोरियन है, जो जितने भी हिस्टोरियन, इनके अलग अलग डिफरेंट व्यूज है इसको लेके। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि एक्चुअली जो औरंगजेब है वो ऐसा किंग था जिसको हम कहते हैं क्रूर शासक, एक क्रूएल बादशाह। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि औरंगजेब ने जो भी किया शायद ये उसकी भूल नहीं, ये उसकी मजबूरी थी ऐसा करना। अब मजबूरी क्यों थी कि आप देखो कि जो मुगल के पैसे थे, जो मनसबदारी सिस्टम था, आईने दशहरा टोटल मल सिस्टम था, उससे बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट होता था अकबर के टाइम। लेकिन जैसे जैसे शाहजहां तक आए तो शाहजहां ने क्या किया कि आर्किटेक्चर में इतना पैसा डाला, इतने पैसे डाले कि जो फंड है, मुगलिया फंड है, वो एकदम कंगाली में चला गया। अब मुगल डायनेस्टी के पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो मनसबदारी सिस्टम या बंदोबस्ती सिस्टम को इजीली रूल कर पाए। तो जो मनसबदारी सिस्टम अकबर ने शुरू किया था, यहाँ तक आते आते औरंगजेब के टाइम पे क्या हो गया था कि मतलब इसको इतना चेंज करना पड़ा था कि अगर आप 12 मतलब पूरे ईयर के 12 महीने काम करोगे तो आपको सैलरी केवल 10 महीने की दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मतलब इतनी दिक्कत आ गई थी क्योंकि फंड ही बचा ही नहीं था इसके पास, ठीक। तो जब शाहजहां, जब ये इसकी वाइफ क्या था, मुमताज महल की डेथ हो जाती है, तो मुमताज महल की डेथ के बाद वो बीमार रहने लगे थे शाहजहां, ठीक है। तो और जो इनके बेटे होते हैं औरंगजेब, दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा होता है। शाहजहां के जो सबसे बड़े बेटे होते हैं उनका नाम था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह को माना जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे पर्सन थे, जैसे हमने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक कैसा था कि वो सेक्युलर था, बहुत सेक्युलर सोचता था, सबको रिस्पेक्ट करता था। इतना माइंडेड पर्सन थे दारा शिकोह कि इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बुक्स का ट्रांसलेशन किया, हर धर्म के जो सेंट्स थे उनके साथ ये बैठते थे। तो शाहजहां ने कहा कि आफ्टर मी, मेरे बाद जो मेरा एल्डेस्ट सन दारा शिकोह ही क्या होगा, थ्रोन को होल्ड करेगा। तो इसके बाद जब शाहजहां डिप्रेस होने लगे थे तो इसने औरंगजेब और दारा शिकोह की आपस में फाइट होती है और इसने क्या किया, शाहजहां को इम्प्रिजन कर दिया। तो जब जैसे ही शाहजहां को इम्प्रिजन किया और इन दोनों की फाइट होती तो औरंगजेब उस फाइट क्या करते हैं और शाहजहां को मतलब बिहाइंड द प्रिजन रखते हैं और प्रिजन में ही उसकी डेथ हुई। शाहजहां को जब वो प्रिजन हो जाते हैं तो प्रिजन में ही शाहजहां की डेथ हो जाती है। और औरंगजेब जब थ्रोन को होल्ड करता है तो इसने टाइटल होल्ड किया आलमगीर का टाइटल होल्ड किया औरंगजेब ने। और इसके कोर्ट में एक थे मोहम्मद काजिम, ठीक है। मोहम्मद काजिम ने औरंगजेब की को प्रेज करने के लिए, औरंगजेब जैसे कि अब हमने बाबर नामा पढ़ा था, हुमायूं नामा पढ़ा, तो वैसे ही मोहम्मद काजिम ने लिखा है आलमगीर नामा। आलमगीर कौन? आलमगीर औरंगजेब ने एक टाइटल होल्ड कर दिया आलमगीर की। तो आलमगीर जब उसने दारा शिकोह को डिफीट कर दिया वॉर में तो जो है उसने टाइटल होल्ड की आलमगीर की और मोहम्मद काजिम ने उसको पेन डाउन किया आलमगीर नामा में, ठीक है। इसने अपने फादर को इम्प्रिजन करके रखा। एक सेकेंड, और जो इसमें आलमगीर नामा में उसने लिखा है, जो भी पेन डाउन किया, वो पूरा औरंगजेब के पूरा जो पूरा टाइम पीरियड है वो नहीं है, औरंगजेब की जो शुरू के 10 साल के पीरियड से। तो शुरू के 10 साल के पीरियड यानी जब वो अपने एक्सपेंसिनिज्म कर रहा था, अपने रूल को बढ़ा रहा था, उसी को उसने पेन डाउन किया है। अब औरंगजेब के पास तो पैसे ही नहीं थे तो वो अब चीजों को मैनेज कैसे करे, तो उसने क्या किया कि पिलीग्रिमेज जो टैक्स था उसको रिवाइज कर दिया। अब पिलीग्रिमेज टैक्स उसका नाम था जजिया। तो अगर मतलब आपको सुन के इतनी हैरानी होगी कि हम कहते हैं कि हिंदुओं के बहुत विरोधी थे औरंगजेब, और सबसे ज्यादा हिंदू एम्प्लॉय एक्चुअली मुगल डायनेस्टी में जो है औरंगजेब के टाइम पे थे। बाकी सबके टाइम जैसे कि एम्प्लॉय मतलब जो सैनिक होंगे या के जो दासी टाइप के जितने भी लोग थे, सबसे ज्यादा औरंगजेब के टाइम पे हिंदू लोग एम्प्लॉइज थे। और ये भी माना जाता है कि औरंगजेब हिंदुओं के विरोधी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पिलीग्रिमेज टैक्स था हिंदुओं का, उसको जो है क्या फिर से रिवाइज कर दिया। अब ये या तो हिंदुओं के विरोधी थे इसलिए ऐसा इन्होंने किया, या तो ये भी हो सकता है कि उस समय
गवर्नमेंट के पास इतना फंड ही नहीं था कि वो उस चीज को चला सके। ऑल्दो वी डू नॉट गो इन द डिबेट, हमें ये याद रखना है कि जो जजिया थी उसको इसने क्या किया, रिवाइज कर दिया, और जजिया क्या थी, एक बिली के बेस्ड टैक्स। दूसरा औरंगजेब के टाइम पे आपको याद रखना है आलमगीरनामा, जो आपका किसने लिखा है, मोहम्मद कादिर ने। और एक बात ये भी थी कि अब क्या होता, जहांगीर के टाइम पे हमने देखा कि जो यूरोपियन कंपनियां थी, यूरोपियन कंपनियां इंडिया आने की फॉर द बिजनेस उनका आना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए हैं, फिर फ्रेंच आए हैं। तो फ्रेंच सबसे पहले फ्रेंच आते हैं, औरंगजेब का जब टाइम पीरियड था तो फ्रेंच आते हैं और औरंगजेब से कहते हैं कि मुझे इंडिया के साथ बिजनेस करना है। तो औरंगजेब ने उनको परमिशन दी थी सूरत में अपनी फैक्ट्री डालने की। जो फ्रेंच लोग थे वो सब किसके टाइम पीरियड में आते हैं, औरंगजेब के टाइम पीरियड में। और सूरत यानी कि गुजरात वाला जो एरिया है वहां पे औरंगजेब ने अलाउ कर दिया था कि आप अपनी फैक्ट्री यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो अब जितना हम एक्चुअली जो मुगल हमें पढ़ना है वो मुगल बेसिकली हमें औरंगजेब के टाइम तक पढ़ना है। और ऐसा माना जाता है कि जितना भी वो कहते हैं पीक पे जितना भी जाना था वो औरंगजेब के टाइम पे चला गया था। आफ्टर औरंगजेब वो क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा। और जब कहते हैं कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप आता है, तो बिल्कुल भूकंप आता है। जब औरंगजेब एक बड़ा पेड़ यानी गिर रहा है कि मुगल डायनेस्टी टूट रही है, तो इस भूकंप का फायदा कौन उठाएगा, जो बाहरी कंपनियां आएंगी, ठीक है। अब बाहरी कंपनियां देखिए इसी के टाइम पे आना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले इन्होंने परमिशन दे दी सूरत में फ्रेंच की फैक्ट्री को, फ्रेंच लोगों को कि आप अपनी फैक्ट्री सूरत में डालो। अब ये लोग कैसे, जो ये कहते हैं कि एक बहुत फेमस कोट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला कोट यही है कि एक तराजू वाली कंपनी कैसे यहाँ की एक महारानी वाली कंपनी बन जाती है, यानी तराजू यानी बिजनेस करने आई हुई कंपनी कैसे इंडिया की रूलर बन जाती है। ये हमें पढ़ना है मिडिवल इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुगल डायनेस्टी इतनी तेजी से कोलैप्स कर रही है कि अब इनके पास कोई अच्छा शासक ही नहीं। आफ्टर औरंगजेब आप देखोगे कि कोई शासक इतना कैपेबल ही नहीं था कि उस मुगल डायनेस्टी को वो क्या करे, होल्ड करके रख सके, उसको इकट्ठा करके रख सके, समेट सके। ऐसा कोई नहीं था कि जब जैसे औरंगजेब हटता है तो मुगल डायनेस्टी आपस में इतना कोलैप्स होती है कि जैसे अब मुगल डायनेस्टी क्या थी, सेंट्रलाइज इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। ये साउथ में भी थे, दक्कन में भी थे, गुजरात में भी थे, आपके राजस्थान में भी पहुंच गए थे, चाहे से वो मैट्रिमोनियली जो भी मैट्रिमोनियल तरीकों से वो लोग पहुंचे थे। लेकिन क्या था, इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया था। लेकिन जब कहते हैं कि जब रूलर अच्छा नहीं होता है, जब रूलर ब्रेव नहीं होता है, रूलर वाइज नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसका फायदा उठा के हर किसी के मन में ये मतलब इच्छा होती है कि मैं एक रूलर बनूं। कोई भी सामंत करके रहना नहीं चाहता है। एवरी पर्सन में एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है, हर कोई अपना रूलर बनना चाहता है। तो जब लोगों को मौका मिलता है, जैसे ही मौका मिलता है हम रूलर बन जाते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी क्या होती है, एक किंगशिप माइंडसेट होता है कि हम सब क्या करना चाहते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। जब कोई कहीं नहीं कर पाता तो अपनी फैमिली में करता है, फैमिली में नहीं कर पाता तो सोसाइटी में करता है। तो एक जो इनहेरेंट जो मतलब ह्यूमन नेचर होता है वो किंग बनने का ही हमेशा ही होता है, कोई भी स्लेव बन के रहना नहीं चाहता। तो औरंगजेब जब, लेकिन अगर हमारी मजबूरी होगी तभी हम किसी की तभी हम किसी को ये एक्सेप्ट करेंगे कि चलो तुम हमें रूल करो। लेकिन जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं क्या करूंगी, फ्री होना चाहूंगी। तो फ्रीडम इज द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन। तो जब औरंगजेब हटते हैं तो जितने भी, अब जैसे कि ये आपका बंगाल है, राजस्थान है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते थे, टैक्स देते थे औरंगजेब को, या मुगल जो मेन मुगल किंग है इनको ये लोग टैक्स दिया करते थे। तो इस तरह से क्या था, इनकी अथॉरिटी को ये लोग एक्सेप्ट करते थे कि आप ही राजा हो, आई विल पे द टैक्स फ्रॉम द बंगाल, फ्रॉम द राजस्थान, दे ऑल गेट द रेवेन्यूज। लेकिन जब मुगल डायनेस्टी कोलैप्स करती है तो ये सारे लोग, जैसे बंगाल के लोग, इन्होंने अपने आप को फ्री कर दिया, राजपूत फ्री होने लगे, साउथ की जो वो है वो भी फ्री होने लगे। इसीलिए जब इंडिया आजाद होती है, जब इंडिया को फ्रीडम मिलती है, तो उस समय 365 डायनेस्टी होती है, सॉरी 365 प्रिंसली स्टेट्स थे, ये कहीं ना कहीं वो मुगल वालों से ही अटैच है। और बाद में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको क्या किया था, इंटीग्रेट करके एक हमारे सामने एक इंटीग्रेटेड इंडिया रखा था। और इसीलिए आज भी कहा जाता है कि हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने क्या किया, एक यूनियन बनाया,
ठीक है, कि इंडिया स्टेट्स का यूनियन होगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर ठीक से स्टैब्लिश नहीं हो पा रही यूनियन मिस्टेक में, अगर हमने कभी भी कोलैबोरेशन में कमी की तो क्या होगा, एक यूपी एक अलग देश बन जाएगा, एमपी एक अलग देश बन जाएगा। दैट्स वी डू नॉट वांट। तो इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री हमें क्या करती है, सिखाती है कि जो भी पास्ट की भूल थी वो प्रेजेंट में रिपीट ना होने पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव लर्न कि औरंगजेब शाहजहां का बेटा है, 3rd नंबर का बेटा है, दारूशिकों को डिफीट करके वो थ्रोन को होल्ड करता है। शाहजहां को ये इम्प्रिजन कर देते हैं और इसने आलमगीर की टाइटल होल्ड की। इसके ऊपर जो बुक लिखी गई है वो मोहम्मद कादिर ने लिखी है और इस बुक का नाम आलमगीरनामा है। इसने फ्रेंच फैक्ट्री को ये परमिशन दी थी सूरत में कि आप अपनी फैक्ट्री यहाँ पे लगाओ। नॉन मुस्लिम्स पे जो जजिया टैक्स लगता था, पिलग्रिमेज टैक्स था, वो इसको इसने वापस से रिवाइज कर दिया। और एक चीज और याद रखना है कि इसने जैसे वो अभी तुम यहाँ पर रिवीजन करने वाले थे कि जैसे ताजमहल बना है मुमताज महल के लिए, इनकी वाइफ का नाम था रबिया उद दुर्रानी। रबिया उद दुर्रानी का भी इसने, जैसे कि ताजमहल बना है तो इसने रबिया उद दुर्रानी का बनवाया है मकबरा। अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं मुगल डायनेस्टी का, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके वो मुगल डायनेस्टी से आते हैं। तो सब में क्या क्या बेसिक चीजें वो याद रखनी है, वो फटाफट से देख लेंगे। तो सबसे पहले जो मुगल डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाला था वो कौन था आपका, बाबर। तो बाबर ने क्या किया है, बाबर ने किया है पानीपत का वॉर। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल है उसके लिए बाबर को जाना जाता है। किसको डिफीट किया था, किसको डिफीट किया था, इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। उसके बाद इसका जो दूसरा वॉर है वो है खानवा का। ठीक है, तो आई थिंक कुछ मीम है इसका, पानी पिया खाना खाया और चांद देखा और ऐसे कुछ सो गया, इसका समथिंग ऐसा कुछ करके है। वो आप मीम के थ्रू इसको याद रख लीजिएगा, ताकि वो अगर वो आपको सीक्वेंस बनाने के लिए याद आए। तो सबसे पहले पानीपत की वॉर हुई है किससे, इब्राहिम लोदी से। फिर खानवा की वॉर हुई है किससे, राणा सांगा। राणा सांगा ये आपके महाराणा प्रताप के ही एंसेस्टर्स हैं। फिर मेदिनी राय से जो है वो ये इनका वॉर है, बैटल है चंदेरी में। एंड लास्ट में घाघरा का वॉर है। इसीलिए हम मतलब बाबर में आपको इसी का सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी एंड देन घाघरा। ट्राई टू मतलब मेक अ मील और उसके मतलब विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन लर्न। शायद से इसका यही है, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घूमा, ऐसा कुछ करके आप इसको बना लीजिएगा, यू कैन कंपोज लाइक दैट। और तो दूसरा याद रखना है, उसने जो टाइटल होल्ड की थी वो गाजी की टाइटल होल्ड की थी। और आप चाहे तो जब हम वो पढ़ रहे थे तो एक इससे वैसे क्वेश्चन नहीं आया है, बट ट्राई टू लर्न कि बाबरनामा इससे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, बाद में रहीम ने इसको ट्रांसलेट करके क्या लिख दिया था, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। तो ये आपको याद रखना है बाबर में। बाबर के बाद जो है हुमायूं। हुमायूं क्या है, बाबर का बेटा है। इसने क्या बना, हाँ बेटा। डिक्लेयर्ड जिहाद का क्या मतलब है यहाँ पे? जिहाद मतलब होता है कि अल्लाह का रूल, जो जैसे ये जो आपके क्या कहते हैं टेररिस्ट होते हैं, वो भी कहते हैं जिहाद का स्लोगन देते हैं, जिहादिस्ट है हम, जिहादी है। जिहादी का मतलब होता है अल्लाह का रूल। अब जो होगा वो अल्लाह का रूल होगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो जिहाद का एक्चुअल मीनिंग है वो टेररिस्ट यूज करते हैं। वो कहते हैं हम अल्लाह का रूल लाएंगे और जो लोग उस अल्लाह के रूल को नहीं मानेंगे उसको किल करेंगे। ठीक है, तो जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, वो जब लोगों को किल करते हैं तो यही कहते हैं कि हम वही काम करना है जिससे अल्लाह का रूल एस्टैब्लिश हो जाए। तो ये जो है फॉल्स मीनिंग है जिहाद की। एक्चुअली जिहाद का मतलब होता है अल्लाह का रूल। ठीक है, So this also implies atrocities against the religions which are not. एक्चुअली दिस इज नॉट द मतलब ये जो जिस तरह की मीनिंग इसका इंटरप्रिटेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देते हैं कि हम जिहाद ला रहे हैं, जिहाद का वो मतलब है ही नहीं जो वो लोग बताते हैं। जिहाद का मतलब था अल्लाह का रूल, पीस स्टैब्लिश करना। और ये लोग उसको मीनिंग क्या बना दिए कि अगर पीस रहेगी तो हम लड़के मार के वो पीस स्टैब्लिश कर लेंगे। ठीक है, ये बात होती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो टेररिस्ट है वो मतलब अगर उनकी आइडियोलॉजी देखिएगा तो अपनी आइडियोलॉजी से ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल मीनिंग देखो तो जिहाद एक पवित्र शब्द है, प्योर वर्ड है, जो कहता है कि अल्लाह का रूल है। ठीक है, Okay, that's what I wanted to understand the difference here कि कौन से वाला जिहाद ही implied. हाँ हाँ, ओके ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर बाबर उसका बेटा हुमायूं बनता है। हुमायूं ने क्या याद रखना है कि हुमायूं ने दीन पनाह बनाया था। दीन पनाह क्या है, एक सेकंड कैपिटल बनाई थी और इसी से दीन पनाह में एक लाइब्रेरी थी जिससे गिर के उसका क्या होता, उसकी डेथ हुई थी। हुमायूं में आप दो बैटल याद रखिएगा, एक तो बैटल ऑफ चौसा और दूसरा बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, दोनों किससे हुई थी, शेर शाह सूरी से। दोनों में हुमायूं की क्या होती है, हुमायूं वाज डिफीटेड।
ठीक, हुमायूं में ये याद रखना है। उसका जो उसकी जो वो है ऑटोबायोग्राफी, इसको कहते हैं हुमायूं नामा, वो उसकी सिस्टर ने लिखी थी, गुलबदन बानो बेगम ने, या गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा। तो दोनों नाम याद रखना, हुमायूं नामा भी याद रखना है और गुलबदन बेगम भी याद रखना है कि किसने लिखी है, हुमायूं की बहन ने लिखी है, राइट। अब आ जाते हैं अकबर पे। तो अकबर का जब हम पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ बैरम खान द माइनर अकबर हैज वाज कि जब अकबर माइनर रहते तभी उनको क्या होता है, बैरम खान की हेल्प से वो जो सेकेंड वॉर ऑफ सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत है वो हेमू के साथ होती है और अकबर क्या करते हैं, उसको विन करते हैं। तो अकबर की जो कुछ वो है उसके जो भी बैटल्स है उसका भी सीक्वेंस लगाने के लिए आ सकता है, क्योंकि इसने एक्सपेंड बहुत ज्यादा किया है। तो क्या क्या किया है, सबसे पहले वो बैटल ऑफ पानीपत याद रखिएगा। बैटल ऑफ पानीपत के बाद मालवा, चित्तौड़, कलिंजर, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर, सिंध और असीमगढ़, ये आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि अगर वो आ जाता है कि इसके वॉर का सीक्वेंस बनाओ, नहीं ईयर्स नहीं, ये इसके नेम्स का, मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर, सिंध और असीमगढ़, ट्राई टू मेक अ मीम। तो उससे आपको याद रहेगा, जैसे someone has made, I have seen in the Instagram कि someone has made that मछली रानी गुजर गई मेवाड़ की, ऐसा कुछ करके मेवाड़ के सीन की आशा में, ऐसा कुछ करके इसने मीम बनाया हुआ था। तो उसके थ्रू याद कर सकते हो आप, ठीक है। अब अकबर में क्या याद रखना है कि जब उसने गुजरात में विन की थी तो गुजरात को जब विन करने के बाद इसने क्या कंस्ट्रक्ट कराया था, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है, तो आपका फतेहपुर सीकरी में ही कंस्ट्रक्टेड है। अकबर ने जो विडो रीमैरिज है इसको इनकरेज किया था, तो इसलिए भी अकबर के का जो रूल है उसको गोल्डन एज माना जाता है कि देख कितना लिबरल मतलब ये बन जाते हैं, लिबरल जाते हैं कि जो विडोज है तो विडोज वो क्या करते थे कि सती का जो सती वो थी ट्रेडिशन थी उसको वो करता है, डिस्करेज करता है और कहता है कि जो विडोज है अब उनकी रीमैरिज करो, हम जो सती कस्टम्स है उसको इसने पूरी तरीके से डिस्करेज किया था, ठीक है। उसके बाद हरखाबाई, इन्हीं का नाम जोधाबाई है, तो कुछ हिस्टोरियन का नाम जोधाबाई देते हैं, कुछ लोग हरखाबाई देते हैं। तो ये क्या थे, राजपूत रूलर थे भारमल। भारमल की क्या थी, ये बेटी थी और इनसे अकबर ने मैरिज की थी। और एक नाम याद रखिएगा, राल्फ फिच। राल्फ फिच एक इंग्लिश मैन है जो कि अकबर की कोर्ट में विजिट किया था, तो क्योंकि एक इंग्लिश मैन विजिट कर रहा है तो मे बी देखे नाम, तो राल्फ फिच नाम था उसका। और इसमें याद रखना, हम जब पढ़ रहे थे तो टोडरमल पढ़ा था कि टोडरमल इसके नवरत्नों में भी एक थे, और टोडरमल ने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म को लेके जो भी सजेशन दिया था तो उसको जब्ती सिस्टम या बंदोबस्ती सिस्टम कहते हैं, उसके लिए जाना जाता है। और दूसरा मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द अकबर, तो वो उसके लिए आपको याद रखना है। और ये उनके नवरत्न है, इनको याद रखना है, ठीक है। ये है आपका हवा महल या पंचमहल, ये भी पंचमहल की फोटो है। ये दोनों क्या है कि ये जो जब जोधाबाई से इनकी मैरिज हो जाती है तो जोधाबाई से मैरिज होने के बाद ये बनाया जाता है जोधाबाई, इसको जोधाबाई महल भी कहते हैं। अब जब भी आप बिल्डिंग को देखोगे तो इसमें आपको हिंदू साइंस बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है। तो हिंदू साइंस का यूज किया गया है जोधाबाई महल में, क्योंकि वो राजपूत प्रिंसेस रहती है। तो जैसे हिंदू साइंस क्या हो गया, आपके घंटे है ना, छत्र, ठीक है, जो हिंदू मंदिरों के साइंस होते हैं, हिंदू बिल्डिंग्स के साइन, या हाथी, ठीक है, ये सब हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे साइंस आपको देखने को मिलते हैं जोधाबाई के महल में। आई विल मेंशन ऑल दोस थिंग्स एंड देन आई विल शेयर द पीपीटी। फिर उसके बाद है आपकी जहांगीर। ये कौन है, अकबर के बेटे। इसके में आपको क्या क्या याद रखना है कि इसमें अकबर जो है इसको याद रखना है कि इसमें जो फिफ्थ जो गुरु होते, सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव, इनको बीएड किया था। क्यों, क्योंकि इसने खुसरो को सपोर्ट कर दिया था। खुसरो कौन थे, जहांगीर के बेटे थे जो कि थ्रोन को होल्ड करना चाहते थे। दूसरा याद रखना है कि इसने अपनी जो वाइफ थी महरुन्निसा, उनको नूर जहां का टाइटल दिया था। और जो ये जंजीर अदालत थी, हमने गोल्डन चेन पढ़ा था ना, गोल्डन चेन, तो इसको जंजीर अदल कहते हैं मुगलिया लैंग्वेज में। जंजीर अदल का मतलब कि पहले क्या होती थी, चेन होती थी, किसी को भी अगर जस्टिस चाहिए तो उस पर्टिकुलर चेन को यू विल हैव टू फॉलो। कि आप मनसबदार के पास जाओगे तो मनसबदार उनके पास जाएंगे, लेकिन अगर मुझे इमरजेंसी में तुरंत जस्टिस चाहिए तो जहां के एक सिस्टम बनाया था कि एक जंजीर घंटा होगा, जंजीर अदल होगा, आप उसको जाके अगर बजाओगे तो आप तुरंत ही बादशाह से मिल सकते हो और बादशाह आपकी फरियाद सुनेंगे।
ठीक है। अब इनके टाइम पे एक अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर हमने पढ़ा कि गोवा का जो उसको एक मतलब गोवा का टर्क वो मिलता है ना कॉक, उसकी उसने पेंटिंग बनवाई थी। तो मंसूर उसके समय का सबसे फेमस पेंटर है। ये क्या करते थे, बर्ड्स और नेचर की जो है पेंटिंग बनाया करते थे। बिशन दास और अबुल हसन, ठीक है, इनके नाम आपको याद रखना है। ये कौन, ये सब ये जो जितने भी लोग हैं ये आपकी जहांगीर के टाइम पे। अब उसके बाद याद रखना शाहजहां का। शाहजहां का वैसे नाम क्या है, शाहजहां का नाम है खुर्रम। खुर्रम ने जब बीजापुर और गोलकोंडा जब इसको विन कर लिया तो इसने जो है शाहजहां की का बोल लिया था, शाहजहां के टाइटल को होल्ड किया था। शाहजहां की में आपको याद रखना है कि इसने जो है आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से मैरिज की, इसको उसने मुमताज महल का टाइटल दिया। और इसको गोल्डन एज माना जाता है, किसके, आर्किटेक्चर का गोल्डन एज है। ताजमहल के अलावा जो भी चीजें इसने कंस्ट्रक्ट की है उसमें मोती महल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक ही समय 2 फ्रेंच लोग आए थे, एक्चुअली ये यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश करने नहीं आए थे, बस वो आए थे, विजिट किया था, एक तो बर्नियर, एक ट्रेवेलियर, ठीक है। बर्नियर था आपका फ्रेंच और इटालियन, बर्नियर और ट्रेवेलियर आपके फ्रेंच थे। और एक इटालियन एडवेंचरर आता है मैनुकी, मैनुकी, ये इन्होंने विजिट किया था शाहजहां के टाइम पे। ये मतलब उस समय ऐसा भी होता है ना कि जो है इंडिया में इतना अच्छा रूल है, गोल्डन एज है, सिविक कंस्ट्रक्शन, तो जो बाहर के लोग होते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, उनको बहुत ही चीजें इंस्पायर करती थी कि एक बार आके इंडिया को विजिट किया जाए, ठीक है। कहते हैं कि इंडिया इज द गोल्डन बर्ड, तो मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को। तो ये लोग उसको देखने आए थे। बाद में फ्रेंच फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने की जो परमिशन है वो दी थी औरंगजेब ने। तो औरंगजेब का क्या है, औरंगजेब के भाई है दारा शिकोह, शुजा और मुराद, ठीक है। उसमें जो दारा शिकोह है उसको शाहजहां ने बोला था कि मेरे बाद दारा शिकोह विल बी द नेक्स्ट किंग, लेकिन अकबर ने उसको, सॉरी अकबर बोली, औरंगजेब ने उसको क्या कहते हैं, डिफीट किया था और खुद बनते हैं किंग। और इसने जो दारा शिकोह को डिफीट किया तो इसने जो टाइटल होल्ड किया दैट इज नोन एज आलमगीर। और दूसरा, इस अपने आप को दरवेश की भी इसने टाइटल दिया। दरवेश है जिंदा पीर। दरवेश का मतलब आप समझते हो, दरवेश का मतलब समझते हो रवनीत, मनु? दरवेश का मतलब होता है किंग, अथॉरिटी। जो आपकी ईगल बर्ड का नाम सुना है, ईगल या ईगल बर्ड तो सुना होगा ना, ईगल अब एक्सटिंक्ट हो गई है। तो ईगल बर्ड को कहते हैं कि अगर आप उनका नाम जानते हो, इकबाल तो सारे जहां से अच्छा आपका लिखा है ना, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तो मोहम्मद इकबाल बहुत सारी शायरियां लिखते थे और उनकी जो शायर, जो उनके शेर है वो बेसिकली ईगल बर्ड पे बेस्ड है। तो वो जगह जगह इस वर्ड का यूज किया है उन्होंने। दरवेश का मतलब होता है किंग, द अथॉरिटी, और ईगल उन्होंने कहा है कि ये जो बर्ड्स है उनकी दरवेश है, ठीक है। तो कहते हैं परिंदा मतलब, सॉरी, कहता है परिंदों का दरवेश। परिंदा मतलब होता है बर्ड्स, तो बर्ड्स की किंग, ठीक है। तो ये जो है औरंगजेब, इसने दरवेश का टाइटल भी होल्ड किया था और जिंदा पीर का टाइटल होल्ड किया था। और आलमगीर का, जब वो बन जाते हैं किंग, तो आलमगीर का टाइटल होल्ड करता है। इसने आपकी जहांगीर ने 6th जो गुरु थे उनको भी हिट किया था। और इसने जो सिखों के 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर को इसने एग्जीक्यूट किया था। और ये इसीलिए औरंगजेब है, ऐसा माना जाता है कि किसी के लिए भी पोलाइट थे ही नहीं। हिंदुओं के लिए क्या किया, जजिया को वापस स्टार्ट कर दिया, और सिखों के लिए क्या किया, गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट कर दिया। और इसकी एग्जीक्यूशन की वजह ये थी कि दारा सिखों को सपोर्ट करते थे। जो सिखों के गुरु थे वो दारा सिखों को सपोर्ट करते थे, इसलिए अकबर औरंगजेब ने इनको एग्जीक्यूट किया था। अब जो मैंने उस समय आपको बताया कि इसने, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया है। इसकी जो वाइफ थी रबिया उद दौरानी, रबिया उद दौरानी के लिए इसने बीबी का मकबरा बनवाया है। कहते हैं कि इसने कॉपी करने की कोशिश की थी ताजमहल को, ठीक है, ताजमहल की एकदम कॉपी करने की कोशिश की थी। लेकिन आप ताजमहल को देखो और ये है रबिया उद दौरानी का मकबरा, आपको फर्क देखो, कितना ज्यादा फर्क दिख रहा है। कहते हैं कि कभी कभी बनवाने वाले का जो सोच है वो उसकी बिल्डिंग में रिफ्लेक्ट करता है। शायद जो शाहजहां की सोच थी वो ताजमहल में रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो औरंगजेब की सोच है कि मतलब डिसबैलेंस है ना, डिसबैलेंस काइंड ऑफ जो मेंटेलिटी होती है वो रबिया उद दौरानी के मकबरे में हमें दिखती है, और ये औरंगाबाद में है। इसके अलावा एक मोती महल हमने पढ़ा था शाहजहां के टाइम पे, तो मोती महल शाहजहां के टाइम पे जो है वो आगरा वाला है, वो बनवाया है आपके शाहजहां ने, ठीक है। और जो मोती महल दिल्ली के लाल किले में है, रेड फोर्ट में भी एक मोती महल है, वो कंस्ट्रक्ट करा है औरंगजेब ने, ठीक है। हाँ, शाहजहां के टाइम पे तो मोती मस्जिद बनी थी ना? मोती महल और मोती मस्जिद दोनों है। अच्छा, ओके।
ठीक है। तो मोती महल जो आपका दिल्ली के लाल किले में है वो औरंगजेब ने कंस्ट्रक्ट कराई है। उसके मस्जिद का नाम था जामा मस्जिद। इन्होंने जो मस्जिद बनवाई इसका नाम है जामी मस्जिद, ये लाहौर में है। ठीक है, जामी मस्जिद कहाँ पे है? लाहौर में। तो इतना आप याद रखिएगा। यहाँ आपका मुगल डायनेस्टी कंप्लीट हो गया, बिल्कुल लीगल एक्सटिंक्ट हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट मुगल्स। अब हम शुरू करते हैं जो हमारा थोड़ा सा छूटा हुआ है, राजपूत। तो राजपूत में एक्चुअली देखो, हमने शुरू किया दिल्ली सल्तनत और मुगल। यहाँ पे आपको समझना बहुत इजी था, इसलिए कि एक ही पूरा एक दूसरे से इंटरलिंक था कि इसके बाद इसका बेटा, या जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो इसने इसको रिप्लेस किया, वो उसके किसी मतलब सेना में था या तो उसकी आर्मी में था, या तो इसने इसको इस तरीके से रिप्लेस किया है। तो ये जो है सेलेक्टिविटी बनाना बहुत आसान था। लेकिन सबसे पहले तो राजपूत ही एक्चुअली पढ़ना चाहिए था, राजपूतों को हटा के दिल्ली सल्तनत आई है। लेकिन राजपूतों में क्या है कि बहुत सारे राजपूत हैं। अगर आप देखो तो 36 राजपूत क्लेम्स है। ठीक है, 36 राजपूत क्लेम्स है, और इन सबको याद रख पाना एक तो मुश्किल है और दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बेसिकली जो राजपूत से क्वेश्चन आते हैं, तो राजपूत बहुत सारे क्लेम्स है। अब इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर क्लेम को या इस पर्टिकुलर राजपूत डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाले किंग का नाम, या अगर उसके टाइम पे कोई कुछ मेजर चेंज हुआ है या कुछ उसने इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट कराया है, तो वही हमें याद रखना है। ठीक है, तो राजपूतों में आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। यू विल हैव टू जस्ट मतलब स्टडी each and every dynasty as an independent। ठीक है, इंडिपेंडेंटली आप उसको यूज पढ़ने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। अब ये समझते हैं कि राजपूत कौन है। तो आज तक जो हिस्टोरियंस हैं उनमें इस चीज को लेकर डिस्प्यूट है कि एक्चुअली राजपूत कौन थे, ये कहाँ थे। जैसे हमने मुगल का पढ़ा, मुगल का आपका समझ आ रहा है ना कि बाबर आया, उसने इन्वेड किया, फिर एक मुगलिया डायनेस्टी शुरू हुई थी। हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा कि मोहम्मद गोरी आया, ठीक है, तुर्क से। उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसने जो है दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक से उसके फाउंडेशन शुरू होता है। लेकिन राजपूतों को लेके अभी तक डिस्प्यूट है कि ये कौन लोग थे। कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान राम और कृष्ण के जो परंपरा के लोग हैं, ये जब आगे बढ़ते हैं तो यही राजपूत है। कुछ लोग ये कहते हैं तो ये क्षत्रिय है। महाभारत के टाइम पे जो आपके युधिष्ठिर, जो भीम थे, ये सब क्षत्रिय थे, और राजपूत कहीं ना कहीं उन्हीं की जो उन्हीं का जो फैमिली है वही आगे बढ़ के ये आया है। कुछ एक आपके ऋषि का नाम है इसमें, वैसे तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो उसने कहा कि वशिष्ठ नाम था उनका, उन्होंने कहा कि यज्ञ होता है और यज्ञ में से मतलब यज्ञ मतलब समझ लो जो पूजा वूजा के बाद हवन करते हैं, हवन में से कुछ ब्रेव लोगों का इमरजेंस होता है, वो राजपूत है। और कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि आफ्टर हर्ष एंशिएंट इंडिया में आपने हर्ष का नाम सुना होगा कि हर्ष जब खत्म हो जाता है टाइम, तो जो हर्ष के टाइम तक क्या थी, सेंट्रलाइज इंडिया थी। तो सेंट्रलाइज इंडिया हर्ष के बाद क्या होती है कि सब लोग क्या होते हैं, जो अपने औरंगजेब के टाइम पढ़ा कि हर कोई क्या बनना चाहता है, किंग। तो लोग और जो जितने भी अलग अलग लोग थे उन्होंने अपने आप को फ्री करना शुरू कर दिया। और ये जो मतलब फ्री करना, जो वो समय क्या थे, फ्यूडल्स थे, सामंत थे हर्ष के टाइम पे। इन लोगों ने अपने आप को फ्री किया और बहुत सारे फ्यूडल्स थे, तो इन लोगों ने क्या किया, फिर आपस में इंटर मैरिज हुई। इंटर मैरिज होने की वजह से जो क्लेम इमर्ज में आई, वो आपके राजपूत क्लेम से, जो डिफरेंट जगह पे फिर क्या होता है, अपने अपने डायनेस्टी को शुरू करते हैं। ठीक, अब हमें जो राजपूतों में पढ़ना है, बेसिकली किंग के नेम, अगर उनके साइड पे कुछ मेजर चेंज हुआ है या उन्होंने कुछ मेजर कंस्ट्रक्शन कराया है, तो बस उनके नाम पे वी विल हैव टू फोकस। तो दैट इज मच मोर मोर देन इनफ टू फॉर आवर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एक एक करके, जैसे कि अब हमें है तो 36 लैंड क्लेम्स, लेकिन जितना फोकस करना है वो इन 8 क्लेम्स पे करना है। ठीक है, तो बारी बारी से इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी के के जो फाउंडर है वो है गोपाल। ठीक है, आपसे टाइम नहीं पूछ रहा है, लेकिन पाल डायनेस्टी का जो फाउंडर का नेम है वो है गोपाल। अब इसने जो अपना रूल किया है वो नॉर्थ इंडिया में किया है, ईस्ट इंडिया में किया है। अब जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो तो हम जो एमसीक्यू की शीट है वो मुझे कल ही करनी थी, बट वो हो नहीं पाई पूरी शीट। तो आज आप ट्राई कि आज आपको शीट डिलीवर हो जाए हिस्ट्री की, क्योंकि आज तो मिडिवल इंडिया आपकी लगभग खत्म है। थोड़ा सा साउथ का पार्ट बचेगा, तो जो शुरू के 15 मिनट होंगे, जो साउथ इंडिया का भी मिडिवल पार्ट है, उसमें भी हमें इतना ही डिस्कस करना है कि उसका कोई रूलर है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर डायनेस्टी उसको एस्टैब्लिश किसने की, और अगर उसके समय पे कोई मेजर चेंज हुआ है, कुछ उसने मेजर कंस्ट्रक्शन कराया है, तो उसके लिए दैट्स इट।
तो कल के कल हम अपना जो मिडिवल इंडिया के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा मिडिवल इंडिया खत्म हो जाएगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट अवर मॉडर्न हिस्ट्री। तो पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है? गोपाल। इसने रूल किया नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में, और इसने जो आपने लोधी डायनेस्टी के बाद क्वेश्चंस दे रखे वो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं ना? अभी नहीं किए ना, बिल्कुल अभी नहीं किए, वो मुझे याद है, पहले ये खत्म कर लेते हैं ना, वी विल डिस्कस इट इन अ साइमल्टेनियसली। तो वो आपके शायद से वो 20 या 25 क्वेश्चन थे ना आई गेस, तो अभी 50 क्वेश्चंस और आ जाएंगे ताकि फिर हमारा पूरा मिडिवल इंडिया कंप्लीट हो जाए सारे क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद, ठीक है। अब जो मगध आपने पढ़ा था मौर्यंस के टाइम पे, तो मगध जो है सबसे पावरफुल किंगडम बन जाता है मौर्यंस के टाइम पे, क्योंकि वो सब आपने पढ़ा होगा ना कि वहां पे लोहे का यूज हुआ था, नदियां बहुत सारी बहती थी, फर्टाइल लैंड है मगध का। तो इसने क्या किया था, गोपाल ने मगध डायनेस्टी तक, मगध तक अपनी पावर को एक्सटेंड करने की कोशिश की थी। अगला जो रूलर है, तो जो बेसिकली क्वेश्चन आता है वो इन्हीं से आता है, आपके धर्मपाल। धर्मपाल कौन है? धर्मपाल आपके गोपाल के बेटे, ठीक है। गोपाल का जो बेटा है वो धर्मपाल है। इनको याद किया जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा तो अब देखो तो ये नालंदा ऐसी हो गई है, कहते हैं कि जैसे इस समय हम हार्वर्ड और हार्वर्ड का नाम सुनते हैं, कैम्ब्रिज का नाम सुनते हैं, ऑक्सफोर्ड का नाम सुनते हैं, वो रेपुटेशन थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो जो दुनिया के ग्रेट स्कॉलर्स होते थे वहां नालंदा में क्या होता था कि उनको बुलाया जाता था, उनसे लेक्चर्स दिलवाए जाते थे बच्चों को। तो ये जो यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, कहते हैं कि रिनाउंड पूरे वर्ल्ड की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटी होती है। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे इन्वेजन हुए थे, और यहाँ पे बुद्ध के फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपने बहुत सारी चीजें छोड़ के रखी थी। पहले तो क्या होता था, पांडुलिपियां लिखी जाती थी, उस पे पत्ते पे लिखते थे, ताड़ के पत्तों पे वो सब लिख के रखते थे, उसको जला दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए जो हमें बेसिकली जो इंडिया का बुद्धा के पीछे की कोई जो भी स्टोरीज है वो बहुत अच्छे से पता नहीं चल पाती है, क्योंकि इसको रखा गया था नालंदा में, और नालंदा में इन्वेजन जब होता है, जितने भी आपके इन्वेडर्स हमसे पढ़े, जैसे कि आपके आ गए थे गजनवी, घोड़ी, इस तरह के लोग क्या करते थे, अपने रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए। हमने ये पढ़ा था ना कि इनका एक तो तरीका ये था कि हम वेल्थ को कलेक्ट करें, दूसरा ये था कि अपने रिलीजन की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करें, ठीक है। तो नालंदा में जाके इन्होंने बहुत तोड़फोड़ की, नालंदा में जो भी इन्होंने मतलब जो है कल्चर्स को कलेक्ट करके रखा था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तो इसलिए अभी तो नालंदा ऐसी हो गई है, अभी उसको रिवाइज करने की बात चली कि हम नालंदा को ही फिर से रिवाइज करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा प्लान है। तो ये याद रखिएगा कि पाल डायनेस्टी में जो आपके धर्मपाल है, इसने जब नालंदा में इतने इन्वेजन के बाद इसने नालंदा को रिवाइज करने की कोशिश की, रीस्टोर भी किया है, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और कुछ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को इसने क्या किया है कि वापस से रिवाइज करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसलिए धर्मपाल का नाम याद रखिएगा। एक स्ट्रगल हुआ था जिसको कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपार्टाइट में 3 अलग अलग जो पावर्स हैं वो स्ट्रगल करती है, किसके लिए? कन्नौज के लिए। कन्नौज ये वही प्लेस है जो हर्ष का था, कन्नौज हर्ष के टाइम पे बहुत, कन्नौज ही था ना हर्ष का जो हर्ष की जितनी पूरी बिगनिंग है वो कन्नौज के आप चारों तरफ चलती है। कन्नौज भी क्या है, एक फर्टाइल एरिया है, ठीक है। तो इसमें 3 जो डायनेस्टी है वो आपस में लड़ती है, एक है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है वो किनके बीच में हुआ है, तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में ये स्ट्रगल होता है। और ये जो ऐसा स्ट्रगल है, ये ऐसा स्ट्रगल है कि लगातार 200 सालों तक चलता है, ठीक है। उनका बेटा आता है, फिर वो युद्ध करता है, फिर वो उनकी डेथ हो जाती है, तो अगला जो आता है वो, क्योंकि इसका जो है डिसीजन ही नहीं आ पाता, तो 200 सालों तक ये जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहता है। लास्ट में जो है प्रतिहार क्या है उसको विन कर ले जाते हैं। लेकिन कोई भी चीज जब बहुत लंबे समय तक चलती है, अगर कोई वॉर बहुत लंबे समय तक चलता है तो उसकी जो डिवास्टेटिंग रिजल्ट होते हैं वो इतने भयानक होते हैं कि उसको कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो 200 सालों का जो ये वॉर था, इसने इंडिया को इतना जर्जर कर दिया था कि उसका फायदा उठाया किसने? तुर्कों ने। और गजनवी, गोरी, ये सब आके क्या करते हैं, बहुत सारा इन्वेजन करके इंडिया से वापस लौट के जाते हैं। अदरवाइज क्या होता, अगर स्ट्रगल ना होता तो शायद इंडिया में भी एक सेंट्रलाइज रूल होता, और फिर इस तरह के जो इन्वेडर्स हैं उनको बाहर भगाना आसान होता। लेकिन यहाँ पे तो हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों ने बाहर के लोगों को बुलाया था कि आओ आओ इन्वेट करो और इंडिया से वेल्थ कलेक्ट करके जाओ, जो कि हमने देखा किसमें, इब्राहिम लोधी जब रहता है तो बाबर को क्या किया गया था, बुलाया गया था कि आओ और वॉर करो। बाद में उसने इब्राहिम लोधी को, जिसने बुलाया था इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट बुलाया था, और इब्राहिम लोधी के मरने के बाद उसने खुद की सत्ता बना ली, मुगल डायनेस्टी शुरू कर दी। फिर आपको याद रखना है तोमर्स।
तोमर्स क्या है? ये प्रतिहार जो भी हमने पढ़ा, गुर्जर प्रतिहार ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ सब प्रतिहार बन किए हैं, तो प्रतिहार के ही फ्यूडल लॉर्ड्स थे। लेकिन जब प्रतिहार क्या होते हैं, जब प्रतिहार एकदम गिरे पड़े सिचुएशन में आ जाता है, तो इसका फायदा उठाते हैं तोमर्स, और तोमर्स बन जाते हैं। तोमर्स कौन है? ये प्रतिहारों के ही वो है, प्रतिहारों के ही फ्यूडल्स हैं। और ये भी तो इनके भी एक किंग बनने की वो थी, विश थी, तो किंग तो बन जाते हैं। दिल्ली में अपनी वो बनाते हैं, दिल्ली में इनकी कैपिटल बनती है। इनको रिप्लेस कर दिया चौहान से। चौहान का नाम हमने पढ़ा था जब मोहम्मद गोरी का पढ़ा था, तो चौहानों ने इनको रिप्लेस किया। ठीक है, चौहान ब्रेव लोग थे, तो चौहान ये ब्रेव थे। चौहानों ने अपनी जो है बनाई कैपिटल दिल्ली को। इन्होंने क्या किया, ये शायद कुछ कर सकते थे, इन्होंने उज्जैन कैप्चर किया परमार से, और दिल्ली में अपना रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश की, और दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। और जो इसका सबसे मेन किंग है वो है आपका पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे आता है आपका मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान की वॉर होती है तराइन में। जो पहला जो वॉर होता है 1191 में 1191 में, उसमें पृथ्वीराज विन करते हैं। लेकिन जो सेकंड वॉर होती है 1192 में, अगले ही साल, उसमें मोहम्मद गोरी विन कर जाते हैं। और यहीं से क्या होता है कि इंडिया में जो आपकी नया स्टैब्लिश हो जाता है, नया डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है, वो है तुर्कों की। जब मोहम्मद गोरी जो चले जाते हैं, वो अपने स्लेव को छोड़ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, और ऐबक ने चौहानों को रिप्लेस करके एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की, जिसको हमने स्लेव डायनेस्टी या एलिबरी डायनेस्टी करके दिल्ली सल्तनत में पढ़ा हुआ है। और इस एक्चुअली तो ये था कि ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये बहुत ब्रेव थे। इसके तराइन के पहले वॉर में मोहम्मद गोरी को डिफीट भी कर दिया था। और कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि अगर इसने मोहम्मद गोरी को किल कर दिया होता, तो शायद दिल्ली सल्तनत कभी स्टैब्लिश ही ना हो पाती। लेकिन इसने मोहम्मद गोरी को किल नहीं किया था, और इसी का फायदा उठाता है मोहम्मद गोरी। इसने सोचा कि पृथ्वीराज चौहान को मैं कैसे विन करूं। तो एक पर्सन रहते हैं, कन्नौज के जो राजा रहते हैं, वो थे जयचंद। जयचंद को लगता था कि मैं पृथ्वीराज चौहान अगर ना रहे तो दिल्ली की जो सत्ता है वो मुझे मिल जाए। जयचंद हेल्प कर देते हैं मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी की हेल्प करता है जयचंद। जयचंद कहता है कि आई विल हेल्प यू आउट, और आप पृथ्वीराज चौहान को हराओ। और पृथ्वीराज चौहान की मतलब होता है ना कि अपने कुछ जो वीक पॉइंट्स है, पृथ्वीराज चौहान के वीक पॉइंट्स, या क्योंकि ये जो इंडियन था, इसको अच्छे से पता था कि क्या क्या जो है वीकनेस है, तो ये मोहम्मद गोरी को हेल्प कर देता है। और विद द हेल्प ऑफ जयचंद पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करते हैं मोहम्मद गोरी। और बाद में गोरी को ऐसा लगता है कि जो अपने ही लोगों का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, तो जयचंद को भी हराता है मोहम्मद गोरी बैटल ऑफ चंदावर में। और चंदावर में जब हराता है तो जयचंद को किल कर देते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी का दो वॉर, एक तो तराइन 1, तराइन 2 पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ है। सेकंड हुआ है जयचंद से। जयचंद कौन है? जिसने मोहम्मद गोरी को हेल्प भी की थी, और उसको किसलिए हेल्प की थी? ताकि मैं दिल्ली का नया रूलर बन जाऊं। लेकिन बाद में जयचंद को भी डिफीट करता है मोहम्मद गोरी, और इसमें बैटल ऑफ चंदावर में। ठीक है, अगला हमें जो रूलर देखना है वो है चंदेल। ये कहाँ के रूलर्स है? बुंदेलखंड के। आप यही याद रखना है आपको कि ये पर्टिकुलर ट्रेन कहाँ रूल करती है। ठीक है, अगर कोई स्टैब्लिश करने वाला जो मेन पर्सन है वो, और अगर उसने कुछ ऐसा कुछ उसके टाइम पे मेजर चेंज हुआ है, तो हमें वो याद रखना है। चंदेलों की जो राजधानी थी वो महोबा थी, कैपिटल थी महोबा। और इनके जो चीफ है, जो इसको स्टैब्लिश किया था, वो चीफ थे यशो बर्मन। और इसके टाइम का जो मेन जो जिसके लिए चंदेलों को जाना जाता है वो है कलिंजर। क्योंकि कलिंजर का जो फोर्ट है, कलिंजर का फोर्ट कहते हैं कि बहुत ही हिस्ट्री का एक बेहद नायाब नमूना। तो इसलिए कलिंजर के फोर्ट की वजह से हम चंदेलों को याद रखते हैं। इसका जो लास्ट रूलर है वो परमाल है। परमाल को डिफीट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब मोहम्मद गोरी चला गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेलों को डिफीट करके बुंदेलखंड तक स्लेव डायनेस्टी को एक्सपेंड किया था। फिर है आपके सिसोदिया, या इनको गुहिलास भी कहते हैं, गुहिलास या सिसोदिया। ये कहाँ के? मेवाड़ के। ये जो आपके वो है महाराणा प्रताप और राणा सांगा, वो इन्हीं की डायनेस्टी में आते हैं। तो सिसोदिया डायनेस्टी में ही आपके महाराणा प्रताप आते हैं। इसके जो वो है स्टैब्लिश किया है इसको बप्पा रावल ने, और चित्तौड़ को अपनी कैपिटल बनाई थी। और ये लाइन थोड़ी सी मिस हो गई, यही से। ठीक है, जो राजा रवल रतन सिंह है, रवल रतन सिंह को डिफीट किया था मोहम्मद खिलजी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद रवल रतन सिंह को डिफीट करके क्या किया था? खिलजी डायनेस्टी को यहाँ तक लेके आया था। तो इस टाइम का जो मेजर पार्ट है वो आपको यही याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को डिफीट किया था। ठीक है, और ये मेवाड़ के थे। अब
थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो राजपूत थे उनका नेचर कैसा था। तो हम किसी के बारे में जानते हैं तो कैसे जानते हैं, हिस्ट्री को अगर जाना जाता है तो या तो एक जो मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो क्या करती है कि उस टाइम के पेंटिंग्स, हाँ उस जो खुदाई विदाई करते हैं तो उसमें जो भी चीजें मिलती है उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर जो किंगशिप थी, जो राजा लोग थे, उनका नेचर कैसा था। तो जब हम राजपूतों की पेंटिंग्स देखते हैं तो राजपूतों की जब भी आप पेंटिंग देखो तो उनको ना बहुत जो भी मतलब ऐसा दिखाते थे बहुत शान और शौकत के साथ, ठीक है। जो किंग होंगे उनकी बड़ी बड़ी मूछें, बहुत ही हेल्दी बॉडी, ऐसा दिखाते हैं कि जो किंग है वो कितने ब्रेव है। इनका जो ब्रेवरी का साइन था वो था उनकी जो मूछ, उनके पहनावे, और हाथी जो है पूरे सोने से लदे होंगे, जो उनका राजमहल होगा वो इतना वेल्थ दिखाया जाएगा उनकी पेंटिंग में। तो ये सब दिखाया जाता था कि हम कितने ब्रेव है, ठीक है। जब भी आप किंग की राजपूतों में आप किंग की फोटो देखोगे तो एक तो वो पूरा जो कहते हैं ना वॉरियर का ड्रेस होता है, वॉरियर के कॉस्ट्यूम में ही आप देखोगे। कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि वो बस मतलब नहा रहे हैं स्विमिंग पूल में, ऐसा कभी नहीं दिखाया जाएगा। वो हमेशा एक ऐसा दिखाते थे, राजपूत क्या थे, लड़ाकू लोग थे, तो ये दिखाते थे कि हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे। इनका स्लोगन यही था कि हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे। तो जब भी आप इनके किसी भी पिक्चर को देखोगे तो ये एकदम पूरा ऐसा दिखाते हैं कि हम लड़ने को एकदम तैयार हैं। तो राजपूत कैसे थे, वॉरियर्स थे, इनका जो नेचर है वो वॉरियर्स है। और ये ऐसा मानते थे कि जो इनका वेल्थ है, एक तो वेल्थ, पैसा तो इनका वेल्थ है, और विमेन भी इनके लिए वेल्थ थी, ठीक है। इसीलिए जो आप सुनते हो कि मतलब कहते हैं कि एक ये माना जाता है कि या तो पैसा मेरा होगा या किसी का नहीं होगा। तो इसीलिए राजपूत के टाइम पे क्योंकि विमेन वेल्थ थी तो वो क्या कर लेती थी कि अब उनके अगर पति नहीं रहेंगे तो वो जौहर कर लेंगी। जौहर का नाम सुना होगा, जौहर कर लेती थी कि जलती हुई आग में कूद जाती थी कि या तो मैं ये महाराज की होंगी या किसी की नहीं होंगी, ठीक है। तो वो जो है जौहर का जो सिस्टम है, क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि विमेन हमारी वेल्थ है और उसको प्रोटेक्ट करना, विमेन को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि विमेन हमारी वेल्थ और विमेन इज अ वीक, विमेन वीक है तो उसको प्रोटेक्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये है राजपूतों का नेचर। दूसरा जो है रिलीजन, तो जो राजपूत लोग हैं बेसिकली ये हिंदू और जैन इसकी फॉलोवर्स थे ज्यादातर। जो भी आप देखोगे तो राजपूत लोगों ने जो भी कंस्ट्रक्शन कराया वो हिंदू मंदिरों का या जैन मंदिरों का ही कराया। तो इससे पता चलता है कि जो राजपूत है बेसिकली वो हिंदू और जैन के फॉलोवर्स थे। और ऑब्वियसली कुछ लोग कहते हैं अभी राम और कृष्ण के उससे चले आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल बी हिंदू, दे वर बी हिंदू। अगर इनका जो गवर्नमेंट देखेंगे तो बहुत आउटडेटेड है, क्योंकि अब जैसे मुगलिया है, देखिए उसने मनसबदारी सिस्टम, बंदोबस्ती सिस्टम, ये सारा कुछ चलाया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जागीर बना दी। जैसे वो मनसबदार बनाते थे, ये लोग जागीर बना देते थे कि कुछ फ्यूडल्स होंगे, तुम जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे तो इतनी इतनी जागीर रखो, यहाँ से जो है वेल्थ कलेक्ट करके हमको दो। और यही एक वजह थी राजपूतों के टूटने की, ठीक है। अब ये मतलब क्या कहते थे, शान और शौकत का जीवन जीते थे और मतलब ऐसा था कि वी आर ब्रेव इसी में लगे रहते थे। तो इसमें क्या होता है कि अब वी आर ब्रेव तो हमारा जो स्लेव होगा वो भी सोचेगा वी आर ब्रेव, जो हमारे फ्यूडल होंगे वो भी सोचेंगे वी आर ब्रेव। तो जब जिसको मौका मिलता था वो अपने आप को से सेपरेट कर लेता था। इसलिए राजपूतों में इतने क्लेम्स हैं, क्योंकि क्या कहते थे कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वो कभी सेंट्रलाइज रख ही नहीं पाते थे। जो फ्यूडल है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते थे, ठीक है। तो आउटडेटेड कैरेक्टर माना जाता है। और ये जागीर में अपने जो पूरा प्रोविंस है उसको जागीर में बांट देते थे और एक एक को जो है वो जागीर दे देते थे। जागीर को क्या करते थे, जागीर क्या करते थे, कलेक्ट करके जागीरदार जो है टैक्स कलेक्ट करके जो मेन राजा होता था उसको देते थे, ठीक। इसमें जो आपको कुछ चीजें याद रखनी है वो है जो इस टाइम के जो लिटरेरी वर्क्स है, किसने लिखा है, किस बुक को, तो कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी बुक जो है वो कल्हड़ ने लिखी है, नेम याद रखिएगा। जयदेव ने लिखा है गीत गोविंदम। सोमदेव की बुक का नाम है कथा सरित सागर। पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे, पृथ्वीराज चौहान का फ्रेंड भी था और पृथ्वीराज चौहान की जो पूरी बायोग्राफी है उसने पेन डाउन किया है, उसका नाम था चंद्रवरदई। इसने लिखा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद्रवरदई ने। कल्हड़ ने लिखी राजतरंगिणी, जयदेव ने लिखी गीत गोविंदम, सोमदेव ने लिखी कथा सरित सागर, भास्कराचार्य ने लिखा है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि जो बुक है वो एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है। और एक जो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है राजशेखर ने लिखा है कर्पूर मंजरी, ये
कर्पूर मंजरी, बाला और रामायण, ये जो है जो आपके पार्ट एडिशन हमने पढ़ा, धर्मपाल का नाम पढ़ा, गोपाल के फाउंडर थे, उन्हीं के टाइम पे महेंद्र पाल और महिपाल थे। महेंद्र पाल और महिपाल ने इनको राजशेखर को अपने प्लेस में, अपने कोर्ट में प्लेस किया था। तो इन्होंने एक बुक लिखी कर्पूर मंजरी। बेसिकली जो क्वेश्चन है राजशेखर से वो कर्पूर मंजरी को ही लेके आया हुआ है। इन बुक्स का नेम हमें याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। कुछ आर्किटेक्चर है, जैसे आपका कोणार्क का सन टेम्पल, ठीक है। तो राजपूतों की जो आप देखो तो राजपूतों का भी जो भी मंदिर वगैरह बना है, तो एक तो ये हिंदू सपोर्टर्स थी, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने मॉस्क या मकबरे नहीं बनवाए, इन्होंने बेसिकली मंदिर ही बनवाए हैं। आप देखोगे तो इन्होंने गुलाबी पत्थरों का, पिंक स्टोन्स का यूज करके अपना कंस्ट्रक्शन कराया है। और जो बेसिकली जो टेम्पल होते हैं उसमें कुछ चीजें प्रोमिनेंट होती है, जैसे कि गुम्बद होगा ही होगा, शिखर होगा ही होगा, फ्लैग्स को लगाने के लिए फ्लैग्स होंगे ही होंगे। ओके, आई विल बी स्लो, ठीक है, आई विल स्लो। तो आर्किटेक्चर में हमें पढ़ना है, मतलब याद रखिएगा कि एक तो इन्होंने मुराल पेंटिंग को सपोर्ट किया, मुराल पेंटिंग को पेट्रोनाइज किया। मुराल पेंटिंग ये है, देखो मुराल पेंटिंग क्या होती है, दीवारों पे की हुई पेंटिंग। इसमें जिन चीजों का यूज होता था, कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज किया गया था कि जो इस पेंटिंग को लॉन्ग लास्टिंग बना दे। एक्चुअली वो हमारे कोर्स का नहीं है, नहीं तो इसको फ्रेस्को कहते थे, ठीक है, डस्टो फ्रेस्को टेक्निक का यूज करके मुराल पेंटिंग बनाई गई थी। इससे क्या हुआ कि जो पेंटिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग बन गई है, लॉन्ग लास्टिंग बन गई है। तो इसने जो है मुराल पेंटिंग को सपोर्ट किया। खजुराहो के जितने भी टेम्पल्स, खजुराहो के जो भी टेम्पल्स है वो राजपूतों ने बनवाए हैं। कोणार्क का टेम्पल, उड़ीसा का टेम्पल, ये भी इन्होंने बनवाया है। ये है आपका कोणार्क का टेम्पल। कोणार्क का जो टेम्पल है, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखो, अब तो वो बहुत गिर रहा है, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली लास्ट स्लाइड है, इसीलिए आप वी आर कंप्लीटिंग, दिस इज द लास्ट स्लाइड। जो कोणार्क का जो टेम्पल है, ये इनका सबसे, जो ये कोणार्क का टेम्पल आप देखो तो ये अब तो ये गिर रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे मैग्नेट्स लगाए गए थे, जो प्योर मैग्नेट थे, जो इस मंदिर को खड़ा करके रखते थे। बाद में जब अंग्रेज आए तो इनको ये पता चला कि यहाँ पे मैग्नेट है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के मैग्नेट को हटा लिया। मैग्नेट्स को जब निकाल लिया तो इससे क्या है, ये मंदिर गिरता चला जा रहा है। अदरवाइज ये इतना साइंटिफिक मतलब मंदिर था जिससे आप दिन और महीनों का भी पता कर सकते थे, ठीक है। और लिंगराज टेम्पल, ये शंकर भगवान का टेम्पल है, ये भुवनेश्वर में है। फिर सन टेम्पल और दिलवारा का जो टेम्पल है, दिस इज द दिलवारा टेम्पल। इसमें क्वेश्चन आया कि दिलवारा का जो टेम्पल है वो किस गॉड को सिंबलाइज करता है, तो ये जैन टेम्पल है, ठीक है, ये जैन टेम्पल है। ये यहाँ पे शंकर और विष्णु का मंदिर नहीं, ये जैन टेम्पल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द राजपूत। सो वी हैव डन विद दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स एंड द राजपूत। अब थोड़ा सा जो हमारा बचा है वो है साउथ इंडिया का, वो करके कल हम शीट सॉल्व कर लेंगे। तो टुमारो वी आर गोइंग टू फिनिश आवर मिडिवल हिस्ट्री। इफ एनी डाउट तो आप मुझसे कल पूछ लीजिएगा। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू।